अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। शहर इक़्तिदार शायद आप समझ गए हों मैं क्यों कह रहा हूँ। ईसा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा ये ख़्याल था कि चूँकि ये ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ ख़बरें छिन-छिन के आती हैं चारों अतराफ से, बल्कि ख़बरों के मंबे के तो ये बहुत करीब हैं, कितने करीब वो मैं नहीं बताता, लेकिन बहरहाल जहाँ इनका दफ़्तर है अपना वहाँ से बहुत ख़बरें मिलती रहती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम सलाम इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बस अभी काफ़ी बेहतर है, अपनी सुनाएँ ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अच्छा तो यार ये बताएँ कि अब तो हुकूमत साज़ी का मरहला है, कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, पंजाब में भी आज इजलास बुलाया गया, बड़े-बड़े लोग देखने को मिले वहाँ पे, उसके बाहर अ, बड़े हमने नज़ारे भी देखे जो टीवी स्क्रीन्स पे कम से कम कुछ आ रहा था। तो ये बताएँ कि अगर पंजाब से हम शुरू करें कि हालात किधर को जा रहे हैं? ये जो महारानी, खैर महारानी कहने पे चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के मना कर दिया था वकीलों को कि वो ना कहें। तो मरियम नवाज़ साहिबा वो तैयार होके आ गई हैं, वज़ारत उज़्मा तो नहीं मिली लेकिन अभी वज़ारत आला की तरफ आ गई हैं। तो ये ऊँट किसी करवट बैठ पाएगा, आपका क्या ख़्याल है? देखें इम्तियाज़ गुल साहब इस वक़्त शायद इक़्तिदार में आना जो है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है इनके लिए। इक़्तिदार को कायम रखना अ, वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, वो जिस तरीके से होता है ना कि जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशनशिप है, आपका किसी के साथ ताल्लुक है, उसको आप निभा भी सकते हैं और उसको आप घसीट भी सकते हैं। यहाँ पर मामला जो है वो निभाने वाला तो है ही नहीं, यहाँ पर मामला है घसीटने वाला। सबसे पहली बात ये कि जिन लोगों के जो बड़े-बड़े ओहदों के ऊपर आ रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा हो गईं, उनका ख़ास तौर पर शहबाज़ शरीफ के हवाले से कोई इतना स्ट्रॉन्ग मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ फैमिली में 2 ऐसे लोग हैं, जिनके इलेक्शन के ऊपर, जिनके इलेक्ट हो जाने के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं। उनके खिलाफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मद्दे-मुकाबिल उम्मीदवार जो बैक्ड कैंडिडेट्स थे, वो फॉर्म 45 लेकर खड़े हुए हैं। तो जब आपके पास अपनी सीट के हवाले से भी 100% जो है वो एक श्योरिटी ना हो कि हक़-ए-हुक्मरानी तो आपको तब मिलता है जब आप जीत कर आए हों, मैदान में आपने शिकस्त दी हो अपने मद्दे-मुकाबिल को और उसके बाद फिर आप ठोक बजा के आते हैं, सीना फुला कर आते हैं, सीना चौड़ा करके आते हैं और फिर आकर आप मैदान में जो है वो फिर उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज़ करते हैं जो लोगों ने आपको दी होती है। अब इसका बेसिकली हैं तो भी वो इल्ज़ामात जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लगाए हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ उसके लिए कुछ सबूत जो है वो सामने रखती है कि ये है हमारा वो एविडेंस जिसकी बुनियाद पर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग अपनी नशिस्तें नहीं जीते। वो क्लेम जो है वो दुरुस्त भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, उसको गलत करार आप देने का आप तरीका फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं ना जो मैं बुनियाद फॉर्म है? 45 की बात कर रहा हूँ। उसको गलत करार देने का तरीका ये है कि पहले तो मुस्लिम लीग नवाज़ अपने फॉर्म 45 सामने रखे कि जनाब ये जो इनके फॉर्म 45 हैं झूठे हैं, असल फॉर्म 45 ये हैं, इनका करवा लें फोरेंसिक। और जिस वक़्त तक किसी मुनासिब फ़ोरम से इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझेगी, उस वक़्त तक ये जो इक़्तिदार है, इस पे एक तासुर के ये इक़्तिदार नहीं है, इक़्तिदार पर कब्ज़ा है। वो तासुर कायम रहेगा और उस तासुर के साथ आपकी जो स्पेस है वो लिमिटेड हो जाती है। आप बहुत सारे जो इक़दामात उठाते हैं, उनके ऊपर शकूक कायम रहते हैं। लोग अनड्यू क्रिटिसिज़्म करते हैं और वो ड्यू इस वजह से हो जाती है क्योंकि आपके अपने कागज़ पूरे नहीं होते। ये ऐसे ही है कि जैसे आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना शुरू कर दें या आप अंडर एज हों और आप एलिजिबल ना हो एक काम करने के, आप वो करने लग जाएँ तो कानून किसी भी वक़्त आपको गिरफ्त में ले सकता है। दूसरी बात ये कि एक फ्रेजाइल कोलिशन के साथ जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्रेजाइल कोलिशन है, जो बड़ी वीक एक कमज़ोर हुकूमत है, वो पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकती। एक ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत जो हमने देखा कि कायम हुई साल 2022 में और उसकी वजह से जितने मामलात ख़राब हुए, तो इस वक़्त मसला जो है वो सबसे बड़ा है सर-ए-दस्त इकॉनमी का। इकॉनमी को फिक्स करने के लिए हम सबको मालूम है कि इनके थैले में कुछ भी मौजूद नहीं है। इनके पटारी में, इनके ज़ंबेल में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे ये पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल कर लें, बल्कि ये मुआशी मसाइल को मज़ीद बढ़ाएँगे। अब वो आईएमएफ का मसला जो इशू है वो उभर के सामने आ जाता है और बड़ा हंगामा मच गया।
कि IMF को इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ख़त लिख रहे हैं। हालांकि उस ख़त का जो लुब-ए-लुबाब यही है कि आपको, जो कि अमरीकी कांग्रेसमैन ने भी कहा, 30 लोगों ने, अमरीकी तर्जुमान ने भी कहा, और इन्होंने भी कि जी आप पहले, ये तो मेरा ख्याल है वो नहीं कह रहे कि आप कर्जा ना दें, बल्कि पहले ज़रा वोट का ऑडिट करवा लें। तो आपका इस बारे में क्या व्यू है? इतना एक बड़ा तूफ़ान खड़ा हो गया है, और आपको याद होगी कि एहसन इकबाल की गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, यानी PTI के दौरे हुकूमत में बड़ी ज़ोरदार तकारीर थी, बिलावल जरदारी की थी, कागज़ लहरा रहे थे कि हमें ये IMF के साथ डील मंजूर नहीं है। तो अभी वो कहते हैं कि वो हिस्ट्री का जो पहिया है वो मुकम्मल तौर पे घूम के फिर वहीं आ गए। तो आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि ये जो अभी तो IMF के पास तो जाना ही जाना है, हमारे पास चूंकि कुछ नहीं है, तो इनका फिर क्या बनेगा? देखिए इम्तियाज साहब, असल में इशू ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर दोनों तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं। कि इमरान खान का जो एक्ट है उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके पास भी बहुत सारी दलाइल मौजूद है कि हम इस बुनियाद के ऊपर ये खत लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है वो वोट ऑडिट के साथ मशरूत हो जाए, इलेक्शन का ऑडिट हो। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत और इसके जो लोग हैं, जो अपकमिंग गवर्नमेंट है उसके लोग हैं, ये बड़े क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गद्दारी है, मुल्क के साथ वफादारी नहीं है, ये सब कुछ है। सवाल ये है कि जो IMF है, IMF के साथ एग्रीमेंट के हवाले से बहुत ही आसान सी मैं बात बता देता हूँ कि जुलाई के महीने में इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी नेथन पोर्टर और एस्थर पेरेस के साथ। IMF के लोगों ने मुलाकात की और मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो IMF का SPA था, जो आपको एक इमरजेंसी लोन मिला $3 अरब का, उसकी मशरूत हिमायत का ऐलान किया। उस ऐलान के ऊपर बावजूद इसके कि हुकूमत उनकी नहीं थी, बावजूद इसके कि वो ज़द के ऊपर थे, उनके लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही थीं और उनको मालूम था कि हमें जो है वी आर बीइंग पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। उसके बावजूद जब उन्होंने ये फैसला किया तो उसकी तारीफ़ इन लोगों में से कितने लोगों ने, के बावजूद इसके कि ये सारी सूरत-ए-हाल है, बट दे आर स्टिल सपोर्टिंग IMF स्पेशल बेल आउट पैकेज, जो पाकिस्तान का इमिनेंट डिफ़ॉल्ट का खतरा था उसको अवर्ट करने के लिए अगर उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, तो क्वेश्चन इज़ कि फिर उसको उसको एप्रिसिएशन क्या दी गई थी इन लोगों की तरफ से? तो बेसिकली ये है कि आपने उनको स्टैम्पीड करना है, कुचलना है, मसलना है, और उसके बावजूद अगर वो अपना कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए असल बात ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई भी ऐसा इक़दाम उठाती है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को ऐसा नुकसान, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता है पाकिस्तान, तो अल्टीमेटली तहरीक-ए-इंसाफ की जो जंग लड़ रही है या ये जो लड़ाई अपने तौर पर कर रही है, ये किस लिए कर रही है? ये इसलिए कर रही है कि इन्होंने हुकूमत में आना है। ये दे वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये कहते हैं कि हमारे पास मैंडेट है। अगर उसके लिए तरीक़ेकार ये होगा कि IMF का पैकेज जो है वो पाकिस्तान को ना मिले और खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो इसमें बुनियादी तौर पे हो सकता है कि आप अपना मकसद अचीव कर लें। डिफ़ॉल्ट हो जाए, मईशत जो है वो बिल्कुल नोज़ डाइव हो जाए और आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ये लोग छोड़कर भाग जाएँ। अब आपके पास स्पेस आ जाएगी, आप आ जाएँगे हुकूमत में। मुझे एक बात बताएँ कि उस जगह पर जहाँ पर उस सिचुएशन में हुकूमत इकोनॉमी पाकिस्तान की जा चुकी होगी, क्या वहाँ से रीबिल्ड करना कितना चैलेंजिंग जॉब होगी, कितनी टफ जॉब होगी कि वहाँ से पाकिस्तान की इकोनॉमी को वापस लेकर आएँ, बाउंस बैक करवाएँ। तो देखिए मेरा ख़्याल है कि जो उस पे एक्चुअली इस पे दो आरा हैं मुख्तलिफ। हमारे जो मईशतदान हैं वो भी इस पे बटे हुए हैं कि जिस तरह हुँ, श्रीलंका था, उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, हुँ। बाकायदा ऐलान कर दिया, हाँ, वो कहते हैं कि और रीशेड्यूल करवाएँ, रीस्ट्रक्चर जो करवाएँ। रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करवा लेते हैं, और उसमें एक तबका फ़िक्र मतलब मईशतदानों में इसका वो भी है कि उनका ये ख्याल है कि मज़ीद कर्ज़े लेने की बजाय हम मुल्क के अंदर जो ग्रोथ का पोटेंशियल है, मुल्क के अंदर जो चोरी हो रही है ज़बरदस्त किस्म की तेल गैस के सेक्टर में, आप उसको रोकें। आपका जो अनरजिस्टर्ड कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई कम से कम 700 अनरजिस्टर्ड कंपनियां हैं, कि सिर्फ उन्हीं पे आप अगर टैक्स लगा दें, और वो भी एक औसत है कि 50,000 1 लाख, तो आपको 3,000 अरब यानी 3 ट्रिलियन रुपए वहाँ से मिल सकते हैं। तो मईशतदान हैं, उनका अपना अपना एक नुक्ता नज़र है, हम भी उनसे सुन के आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तानी IMF को गुमराह नहीं कर सकता, वो हमसे ज़्यादा बाखबर हैं। तो सिर्फ एक ख़त के जाने से नहीं, IMF कोई इसी
बेसिकली इसमें इसमें क्वेश्चन ये है कि आप ये देखें कि इमरान खान अगर या तहरीक इंसाफ को खत लिख रही है, क्या उसका इफेक्ट ये होगा कि आईएमएफ उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम नहीं करेगा? तो ये बात अगर वाज़ेह है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग उस वक़्त हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो थी वक़्त के ऊपर इंतखाबात की। मैं यही इसी तरफ आ रहा था इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कि जब जुलाई में वो मुलाकात हुई ज़मान पार्क में, जिसकी तस्वीर भी आपको याद है कि ब्लर करके चलाई गई थी और एक बड़ा तूफ़ान मचा था कि एक तो उनसे जो है वो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, हिमायत ले रहे हैं और फिर उसकी खबर जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर चलने नहीं दे रहे। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की? वो ये थी कि पहली किस्त अभी मिल जाए, अगली किस्त जो है वो इमीडिएटली जो निगरान हुकूमत है उसके दौर में मिल जाए और तीसरी किस्त जो है वो नवंबर में इलेक्शन हो और इलेक्शन के नतीजे में जो गवर्नमेंट फॉर्म हो। तो जब उस बात को आईएमएफ ने जो पीटीआई की डिमांड थी उस वक़्त फुलफिल नहीं किया और वो बड़े आराम से बड़ा कंफर्टेबली हुकूमत जो है वो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए निगरान हुकूमत चली और अब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कि फ्रेश हुकूमत जो है वो अब कायम हो जाएगी तो और बुनियादी मार्च के तौर पे महीने जितना भी पैकेज था, चाहे अभी आना है या जो आ चुका है, वो $1.7 बिलियन मशरूत, है। जी वो तो वो मशरूत था, जी, वो मशरूत था साफ शफाफ आज़ादाना इंतखाबात के साथ। अब वो हाँ, तो आज़ादाना इंतखाबात तो नहीं हुए। आईएमएफ के साफ पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको वो डिटरमिन कर सके, जिससे वो ये ज़ोर डाल सके। आईएमएफ एक स्ट्रॉन्ग अप एंड फंक्शनिंग गवर्नमेंट के साथ डील करेगा। जहाँ पर प्रॉब्लम आएगा आईएमएफ को, वो इमरान खान के खत की बजाय उस मसले की वजह से आएगा जो इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं। उनको प्रॉब्लम आएगा उस मसले की वजह से जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। इरफान सदीकी कह रहे हैं कि हम अक़लियती हुकूमत है और हुकूमत किसी भी वक़्त इसका धड़न-तख्ता हो सकता है क्योंकि हमारे इख्तिलाफ़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उनका मंशूर मुख्तलिफ है, हमारा मुख्तलिफ है और उसको लेकर हमारे ऊपर वो तनकीद करेंगे और किसी भी वक़्त ये हुकूमत जा सकती है। ये मेरा अपना ख्वाजा ये ख्याल है कि ये नूरा कुश्ती है, इसलिए कि जब मुस्लिम लीग सदारती ओहदा, स्पीकर का ओहदा वो देने पे आमादा हो गए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे साथ ज़्यादती है, मजबूरन हम ये हुकूमत संभाल रहे हैं। है ये अच्छा उसको नूरा कुश्ती। आई एग्री विद दैट, ये है नूरा कुश्ती। वी ऑल नो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अब बेसिकली यानी कि नाम को 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, बट जिस तरह आप अगर कोई कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, अब आपने ब्लू कलर पहना हुआ है और आपको ये वाला ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता, आप दुकानदार से कहते हैं कि ज़रा इसमें थोड़ा-सा लाइटर शेड दिखा दें या इसमें डार्कर शेड दिखा दें। तो पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकली नवाज़ शरीफ का एक लाइटर शेड है। पीपल्स पार्टी की अपनी कोई शनाख्त इटसेल्फ एक नज़रिए की या एक जमात की मैं नहीं समझता कि रही है। वो मफ़ाहमत करते-करते मफ़ाहमत करते-करते अपनी शनाख्त छोड़कर ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून का ज़रदारी विंग बना दिया है, जो सिंध में ऑपरेट करता है और इन्होंने हिस्से बखरे कर दिए हैं कि पंजाब तुम रख लो, सिंध हम रख लेते वो हैं और फिर अपनी-अपनी एक राजधानी है। दैट आई इन्होंने एग्री विद। राजधानी मैं में ये बात तक़सीम कर कर जो दी। मैं बात कर रहा हूँ बुनियादी तौर पे वो ये है कि ये जो बयानात हैं, इन बयानात से अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, अदम इस्तेहकाम क्रिएट होता है कि जिस वक़्त ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद भी हुकूमत जा सकती है, 6 माह के बाद भी जा सकती है, मिड टर्म इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। जब कोई भी सीनियर ओहदे के ऊपर बैठा हुआ शख्स या जो किचन कैबिनेट में जिसका शुमार होता हो रूलिंग फैमिली के किचन कैबिनेट में शुमार होता है, जब वो इस किस्म की स्टेटमेंट देगा, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। यही हमने सूरत-ए-हाल देखी थी कि साल 2022 में जिस वक़्त ये लोग आए इक़्तिदार में और इमरान खान जो हैं, उनका बयानिया पॉपुलर हो रहा था। इन लोगों को जस्टिफ़ाई करना कि हम क्यों इक़्तिदार में आए हैं, वो बड़ा मुश्किल हो गया था। इनसे जब सवालात होते थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ सुबह, दोपहर, शाम करते थे और हुकूमत में बैठे हुए सीनियर लोग ये कहते थे कि हम इस वजह से आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। जब हुकूमत देखें अपोज़िशन का ये कहना और हुकूमत का ये कहना ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब हुकूमत में बैठा हुआ कोई शख्स कहता है कि पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, उसका नतीजा ये होता है कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे एक मुल्क जिसमें हुकूमत कह रही हो कि हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। इसी तरीके से जो लोकल आपके कारोबारी तबका है जिनके पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ मौजूद हैं, जब उनको ये हुकूमत कह रही होगी कि हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, तो उनको पता है कि अगर खुदा न ख़ास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है, तो हमारा पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सूरत में बच सकता है अगर वो डॉलर में हम कन्वर्ट कर लें या सोना खरीद लें।
तो जिस वजह साल 2022 में इन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर इन लोगों ने धड़ाधड़ डॉलर खरीदना शुरू किया था, जो आपके जो वो अशराफिया है जिनके पास अरबों खरबों रुपए जो है वो पड़ा हुआ है, वो जब उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया, उससे डॉलर की ब्लैक मार्केट क्रिएट हुई, उससे जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट है उसमें एक बड़ा डिफरेंस आया, और उसी की वजह से आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो बैंकिंग चैनल्स के बजाय हवाला हुंडी और दीगर जरियों से पाकिस्तान पहुंचने लगी। दैट्स वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग। अब यही बात, इसी चीज को आप दोबारा से, इट्स अ डेजा वू बट वी आर सीइंग राइट नाउ, आप दोबारा से वही कर रहे हैं कि हुकूमत के ऐसे लोग अपकमिंग गवर्नमेंट के कि जिनके ऊपर जिनकी बात को बड़ा सीरियस लिया जाता है, अगर ख्वाजा आसिफ और इरफान सिद्दीकी बार बार इस किस्म की बातें करेंगे कि हुकूमत जा सकती है, तहरीक इंसाफ करेगी और बात है, लेकिन जब ये लोग खुद कहेंगे कि बड़ी फ्रेजाइल है, कभी भी जा सकती है, मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप आईएमएफ के पास जब जाएंगे, आईएमएफ ने तो 5 साल की एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा करना है। जब उन्हें ये पता चलेगा कि इनके अपने लोग बैठकर ये कह रहे हैं कि 6 महीने में भी जा सकते हैं, 3 महीने में भी जा सकते हैं, तो आपसे वो क्या एग्रीमेंट करेंगे? अच्छा, उन्होंने ये आपको एक तो प्लान ऑफ एक्शन देना है। ये बात तो हम तय है कि इनके बयानात की वजह से मुसलसल एक गैर यकीनी सूरत हाल कायम रहेगी। ये कहा जा रहा था इंतखाबात से पहले कि अगर नतीजा जो लोग मैटर करते हैं उनके ख्वाहिशात के बरक्स आया तो रिप्रेशन जिसको कहते हैं, यानी अपोजिशन के ख़िलाफ़ सख्त इकदामात, उनमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। अब उसकी आपको भी पता है कि क्या वाकई ऐसा है कि अब रिप्रेशन में मज़ीद इजाफ़ा होगा, और क्या जिस अंदाज़ में इमरान रियाज़ को एक बार फिर उठा लिया गया है, जेल भेज दिया गया है, अब कोई और केस आ गया है, क्या ये ऐसा ही है कि वाकई रिप्रेशन में इजाफ़ा होगा और फिर हमारा आप लोगों का क्या बनेगा? आप इम्तियाज गुल साहब देखें, ये एक ट्रिकी मामला है, दोनों तरफ जा सकता है। पहली बात तो ये कि एक गैर नुमाइंदा, एक गैर मकबूल हुकूमत को कायम रखने के लिए आपको जबर का सहारा लेना पड़ता है। आप तनकीद करने वालों को उनके मुंह बंद करने पड़ते हैं। अब तनकीद बंद करने वाले जो करने वाले लोग हैं, उनके मुंह बंद करने के लिए ना हमारे सामने कुछ मॉडल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में एक शख्स है, उसने तनकीदी ट्वीट की, उसको 45 साल की कैद सुना दी। चाइना में किसी ने इस किस्म का काम किया, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, आपने उसको कई साल के लिए जेल में डाल दिया। आपने ईरान में ऐसा किया, ईरान में उन्होंने आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी। रशिया में आपने किया, आपको उठाकर जेल में डाल दिया या आपको लटका दिया। ये होता है, ये जो कानून और आइन को ना मानना और इससे इन्हराफ करना, ये अय्याशी तब हो सकती है जब आपके पास पैसे हों। इम्तियाज़ गुल साहब, बात ये है कि इस वक़्त मुल्क में 12-14 करोड़ बंदा ऐसा है जिसको 2 वक़्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ये जो अय्याशी है ना, ये कि बंद कर दो, इंटरनेट भी बंद कर दो, लोगों को तनकीद भी ना करने दो, ये मॉडल चल सकता है अगर आप लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात फराहम करते हैं, लोगों के पास खाने जिस तरह चीन में है, रूस में है, की। लोगों के पेट वहाँ एक पे भरे हुए हैं पाबंदियों के ये जो बावजूद। हाँ, आप कर सकते हैं। देखिए, आप इमरान खान को हराना है, उसका सबसे बेहतरीन उसका ये तरीका नहीं है जो तरीका आप अपना रहे हैं। उसका तरीका ये है कि आपने पाकिस्तान की मईशत को आप फिक्स कर दें। आप एक आपको तकरीबन 60 अरब डॉलर पाकिस्तान के को एकदम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बूस्ट देने के लिए आपको ओवरऑल चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की मद में, कैश फ्लो की शॉर्टेज की मद में इतना पैसा आपके पास आ जाए, आप डॉलर को कंट्रोल कर लें, आप पेट्रोल की कीमत जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा अगर कम नहीं भी कर सकते, इमरान खान ने 150 पे छोड़ी थी, आप अगर 160 के ऊपर ले आएँ, 170 पर ले आएँ। आप बिजली के बिल जो उस वक़्त थे यूनिट जो है वो जितने का मिल रहा था, आप उसके करीब-करीब कहीं ले आएँ। डॉलर जो है वो उस वक़्त ओपन मार्केट में कोई 185-86 रुपए पे था। आप अब ₹100 आप ज़्यादा आ चुके हैं। इतनी बर्बादी अगर मईशत की हो चुकी है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महँगाई हमने देखी है, जो गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान में हुई है, उसमें मई 2023 वर्स्ट साल है। पाकिस्तान को साल 2023 के इक़दामात के नतीजे में हाइब्रिड रिजीम से निकाल कर जो कैटेगरी है पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इंटेलिजेंस की, उसमें पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम्स के खाते में डाल दिया, उस कैटेगरी में डाल दिया है।
तो ये देखें, असल बात ये है कि तकरीबन 1 करोड़ लोग हैं मेरे ख्याल में इम्तियाज़ साहब, जिनके लिए मसला ये है कि जो हमें पसंद है फेस वो डिलीवर करें। अगर बहुत भी ज़्यादा मैं मिला लूँ ये तमाम सियासी जमातों का, यानी उनको इस बात से असल सरोकार है कि इमरान खान आए और इमरान खान डिलीवर करे। ये मैं सिर्फ़ 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ। अब मुल्क की आबादी जो है वो 24-25 करोड़ है। बाकी जो 23-24 करोड़ लोग हैं उनका ये मसला नहीं है कि कौन डिलीवर करे। उनका ये मसला है कि डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, चीज़ें बेहतर हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो हम्म। इमरान खान के ऊपर काबू पाना तो बहुत आसान है कि आप फ़ोकस इमरान खान से हटाकर जो असल मसला है उसकी तरफ करें। आप मुआशी मसाइल को हल कर दें, तो लोगों के पास तनकीद की गुंजाइश स्पेस ही कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बल्कि। मसला ये है कि आपने अपना काम करना नहीं है, पहले दिन से आप इमरान खान को काबू करने पे लगे हुए हैं और वो कहते हैं कि मर्ज़ बढ़ता गया जूँ-जूँ दवा की, आपका हर वो बिल्कुल। स्टेप जो इमरान खान को गिराने के लिए आप उठा रहे हैं, वो इमरान खान को मजबूत कर रहा है। सो यू नीड टू रिव्यू योर पॉलिसी। लोगों के लिए अगर पीपल सेंट्रिक पॉलिसी आप नहीं बनाएँगे और आप ये कहेंगे कि जनाब हमने मुँह बंद करने हैं, उठा लेना है, फलाना कर लेना है, इससे तो मसला हल नहीं होगा। चले चलें हम ठीक है, दुआ आप 10 करेंगे, उठा लेंगे, आप हम 6 को उठा लेंगे। हम अगर दुआ लोगों को करेंगे खाना कि नहीं मिल आपकी बातें सुन रहे हो वो लोग जो कि इस वक्त पूरे निज़ाम को अपने कंधे पे उठाए हुए हैं। अब हम आप भी चाहते हैं कि मुझे भी उठा लें वो। हम ये सोचते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं कि काश ये जो कर रहे हैं इसके नतीजे में पाकिस्तान के उन गरीबों का कुछ भला हो देखिए जाए देखिए, जिनका इतना जिक्र जो है आप वो कर रहे मसला हो सकता है। मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊँ, फॉर मी एज़ अ जर्नलिस्ट हमारा मसला चेहरा नहीं है। हमारा मसला है कि पब्लिक पल्स को देखें आप। इस वक़्त लोग जो हैं, उनका मसला क्या है? मसला ये है कि जिनका जनवरी 2023 का गैस का बिल है, वो जब कंपैरिज़न करते हैं जनवरी 2024 के बिल के साथ, उसमें 2 गुना, ढाई गुना, 3 गुना इज़ाफ़ा अगर हुआ। किसी शख़्स का 12,000 कुछ बिल अगर उस वक़्त उतनी ही कंज़म्पशन के ऊपर आता था और अगर आज उतने ही गैस कंज़्यूम करके उसका बिल 40,000 पहुँच चुका है। वो ज़ाहिर है कि उसको दबाना, उसको बंद करना कितना ये हैं। बहुत उनकी काम अक्सर है। लोगों की ना, चाहे वो बिजली के बिल हैं चाहे गैस के बिल हैं, चीखें निकल गई हैं। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ऐसी है कि जिस दिन ये हल्फ उठाएँगे, नई हुकूमत कायम होगी, 1 हफ्ते के बाद गालिबन रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मुझे तो नहीं समझ आती अगर ₹1100 किलो लीमू मिल रहा होगा और ₹700 में टमाटर और प्याज़ नहीं मिल रहा होगा, तो पहले महीने में इस हुकूमत के साथ क्या होगा और जो बिजली के पहले 2 बिल आएँगे, गर्मी मई के महीने में पड़ेगी, मई से कंज़म्पशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी, वो बिल जून में आएगा। अगर किसी के पास कोई जमा पूँजी कोई बची हुई है, कोई चीज़ उसकी बेचने वाली बच गई है, वो लगा के वो कर देगा बिल और जब जून का महीना वो इस्तेमाल करेगा और बिल जुलाई के महीने में लैंड करेगा, मुझे तो नहीं समझ आती कि ये किस तरीके से इसको हल कर पाएँगे। और बिल्कुल। आईएमएफ ने अगर आपको कुछ पैसे देने भी हैं, तो उस प्रोग्राम के तहत आपको हर चीज़ की कीमतें दोबारा मज़ीद बढ़ानी होंगी। तो वो जी। फैसला सिर्फ़ ऐसी हुकूमत कर सकती है, जिसके पास लोगों का मैंडेट मौजूद हो, जो अवाम की मुंतखब और अवाम की अथॉरिटी को एक्सरसाइज़ करते हुए ज़्यादातर पॉपुलेशन को कह दे कि ये मस्ट है, 6 महीने आपको ये बर्दाश्त करना है या 1 साल बर्दाश्त करना है और लोग फिर ताउन करें, कोऑपरेट करें। यहाँ पर लोग जो हैं, उनका पेशेंस थ्रेशोल्ड खत्म हो गया, नाक से ऊपर पानी जा चुका है, अब सरों के ऊपर है पानी। तो चले ये सूरत-हाल है और इट्स इट्स काइंड ऑफ अ डूम्सडे सिनेरियो। मैं पढ़ता हूँ, मैं फाइनेंशियल टाइम्स को मैंने देखा है जो कुछ गुज़श्ता कुछ वक़्त में आर्टिकल्स उसमें छपे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, जो क्रेडेंडो पाकिस्तान के हवाले से लिख रहा है, जो मिडल ईस्ट इंडेक्स लिख रहा है। इसके अलावा दुनिया भर के जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं, फिच के रिपोर्ट से लेकर पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें कही जा रही हैं, दे आर डेवलपिंग अ वेरी यानी ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो रही है जहाँ पर शायद इनसे कंट्रोल, अब ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, आई वांट देम एनी गवर्नमेंट दैट कम्स इन टू परफॉर्म बट ये जो तरीक़ा-ए-कार है ना, पकड़ लो, उठा लो, बंद कर दो, इससे तो नहीं ये ठीक होगा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा जी। ये हरासमेंट, इंटिमिडेशन, इस किस्म के कामों से आवाम का एतमाद अगर नहीं होगा आपके ऊपर तो वो सख्त फ़ैसले भी कबूल नहीं करेंगे। सब्र का पैमाना लबरेज़ भी हो सकता है और बड़े इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान तो मसाइलिस्तान है। मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, अल्लाह करे कि उन लोगों को थोड़ी-सी ये समझ आ जाए कि ये 1980-90 का पाकिस्तान नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत अक्सर लोग आपसे डिस्कनेक्टेड हैं। अगर वो डिस्कनेक्टेड रहेंगे तो आवाम
निज़ाम पे एतमाद नहीं होगा, निज़ाम पे एतमाद नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह ना करे कि नाकाम हो, लेकिन बहरहाल जो कराइन हैं वो यही बताते हैं कि आने वाले महीने कुछ अच्छे नहीं हैं किसी के लिए भी, और आम तौर पे ख़ास तौर पे जो गालिब अक्सरियत पाकिस्तानियों के उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ फिर कोई नशिस्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।